नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर थर्ड पेपर और हम लोग जो बात कर रहे थे कि अधिगम और आज हम लोग बात करेंगे अधिगम और सहभागिता के अवरोधक या कठिनाइयाँ। देखिए, अधिगम मतलब होता है सीखना, सहभागिता यानी कि किसी भी कार्य को साथ रह के करना। अब उसके अंतर्गत अवरोधक और कठिनाइयाँ कौन कौन से अवरोधक होते हैं या कौन कौन सी रुकावटें या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब अधिगम करवाया जाता है, जब सिखाया जाता है। एक शिक्षक है कक्षा में जब किसी चीज को सिखाता है और सभी बच्चों को एक साथ लेकर सहभागिता मतलब सबका सहयोग लेकर किसी कार्य को वो करता है तो उसे कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग उसको समझेंगे। तो पहला है अधिगम संबंधी अवरोधक या कठिनाई। अधिगम मतलब सीखने से संबंधित, जो सीखना है। अब सीखने के अंतर्गत हम देखते हैं कि अगर अध्यापक किसी चीज को सिखाता है तो कुछ बालक है वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को बहुत समय लगता है और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सीख नहीं पाते हैं। तो वो उनका अधिगम में सिखाने से संबंधित जो कठिनाई होती है, कुछ बच्चों के कारण होता है सीखने में कठिनाई आती है और कुछ शिक्षक के समझाने में फर्क होता है। शिक्षक है वो कुछ चीजें हैं वो प्रतिभाशाली बालकों को देखकर सिखाने का प्रयास करता है, वो सामान्य और जो मंदबुद्धि बालक है या फिर जो मतलब पिछड़े बालक है उनको उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। तो इससे क्या होता है, अधिगम जो सीखने की प्रक्रिया है वो सही नहीं होती है। शिक्षक का सिखाया हुआ कब सही माना जाता है, जब वो बालक के व्यवहार में आ जाए, मतलब कि बालक का व्यवहार किस प्रकार हो जाए, जो सिखाया गया है वो बालक के व्यवहार में आ जाए, वही सीखना कहलाता है। और अध्यापक जब तक सभी बालकों को लेकर नहीं चलेगा तब तक उसका सिखाया सीख के अंतर्गत नहीं आएगा। तो अवरोधक के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सीखने में अवरोधक शिक्षक भी हो सकते हैं और कुछ विद्यार्थी भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर अध्यापक ये चाहे कि उन बच्चों को ले मतलब कि जो मंदबुद्धि है सामान्य बालक है उनकी तरफ देखे और प्रतिभाशाली है उनको इग्नोर करे, तो क्या प्रतिभाशाली बालक है वो अपने स्तर को ऊंचा कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टीचर अगर उन सामान्य पिछड़े बालकों की तरफ ही अपना फोकस रखेंगे, वो उनकी तरफ उनकी तैयारी में ही लग जाएंगे, उनको सिखाने में लग जाएंगे, तो ये बच्चे पिछड़ जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे एक बार में समझ रहे हैं और उनको समझाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो टीचर को औसत का लेकर चलना होता है और यही चीजें अवरोधक की तरह सामने आती है। यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही अवरोधक का कार्य करते हैं सीखने के अंतर्गत। दूसरा है अधिगम वातावरण संबंधी। अधिगम वातावरण संबंधी अवरोध। अधिगम वातावरण संबंधी अवरोध मतलब कि सीखने का जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वो सीखने का किस प्रकार का वातावरण है उससे भी फर्क पड़ता है बच्चों के सीखने में। अब अवरोधक सीखने में कौन कौन से वातावरण के अवरोधक हो सकते हैं? हो सकता है वहां पर उस जगह जहां पर सीखने का मतलब जो कक्ष स्थित है वहां पर शोरगुल ज्यादा हो रहा है, तो ये वातावरण के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। इसके अलावा शिक्षक है वो भी ऐसा वातावरण करता है, बच्चों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, वो बच्चों को आत्मनियंत्रित नहीं होने देता है, तभी वातावरण एकदम बाधित हो जाता है। इसके अलावा प्रधानाचार्य वो सहयोग नहीं देते तब हो सकता है, मौसम के अनुसार हो सकता है, भौतिक है, मानवीय किसी भी प्रकार के संसाधन है उनके कारण अवरोधक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है वातावरण के अंतर्गत। नेक्स्ट है तीसरा है अभिप्रेरणा संबंधी। अभिप्रेरणा संबंधी अब अभिप्रेरणा संबंधी अवरोधक के अंतर्गत हम देखते हैं तो मोटिवेशन मतलब कि बच्चों को अभिप्रेरणा देना। बच्चों को यदि अभिप्रेरणा नहीं दी जाएगी, बच्चों को ऐसे उदाहरण के समक्ष नहीं प्रस्तुत किए जाएंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को सहयोग नहीं लिया तो सहभागिता नहीं होती है, तो बच्चों को सहयोग नहीं लेंगे। अभिप्रेरणा के अंतर्गत एक को अभिप्रेरणा नहीं देनी है, एक को मोटिवेशन नहीं देना है,
सहयोग नहीं देते हैं, उनकी सहभागिता नहीं लेते हैं, तो उस कारण भी अधिगम प्रभावित होता है। और अगर हम कहें तो प्रधानाचार्य है, उसके माध्यम से भी कभी कभी अवरोधक की स्थिति, अभिप्रेरणा हो, क्योंकि समय समय जब बच्चे ऐसे कार्य करें या कुछ कार्यक्रमों में भाग लें तो प्रधानाचार्य द्वारा उन्हें पारितोषिक या उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे कि एक मोटिवेशन का कार्य वहाँ पर किया जा सके। बच्चों की सहभागिता, सभी बच्चों को समान रूप से, भाई एक फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज न देकर सभी को समान रूप से सांत्वना जो पुरस्कार दिया जाता है सभी को सम्मानित किया जाए, तो बच्चों के अंतर्गत अभिप्रेरणा जागृत होगी और सीखने का मार्ग है वो प्रशस्त किया जा सकेगा। नेक्स्ट है प्रश्न पोषण संबंधी कठिनाई। प्रश्न पोषण संबंधी या अवरोध भी कह सकते हैं, कठिनाई या अवरोध। प्रश्न पोषण फीडबैक, प्रश्न पोषण फीडबैक, बच्चे जब कार्य करें, अब सीखने का वो सीख रहे हैं, सहभागिता में ले रहे हैं, लेकिन उन्हें उचित फीडबैक प्राप्त नहीं होता है। फीडबैक दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक में ऐसा नहीं है कि कोई दंड दिया जाए, नहीं, नकारात्मक में ये कि बच्चा उसको सीखे। नकारात्मक मतलब कि आपने किया, आप इसको और इस तरीके से अच्छा कर सकते हो, तो इस प्रकार का फीडबैक अगर बच्चों को मिलता है तो बच्चे और अच्छा सीखते हैं। कहीं हद तक शिक्षक है वो उचित फीडबैक देने के लिए सक्षम नहीं होता है, नहीं दे पाता है वो, तब ऐसी दिक्कतें आती हैं। प्रधानाचार्य है, उनके कारण हो सकता है। इसके अलावा अभिभावक और समाज है सब, क्योंकि बच्चा है वो विद्यालय पढ़ने तो आ रहा है लेकिन वो परिवार का अंग है, समाज से जुड़ा हुआ है, समाज की विचारधारा है, समाज के जो रीति रिवाज है उनसे वो जुड़ा हुआ है। यदि वहाँ से भी अगर क्योंकि बालक है वो इन सभी के दायरे में रहकर ही वो शिक्षा का कार्य कर रहा है, ठीक है, अध्ययन कर रहा है, तो इसीलिए बालक को सभी प्रकार से फीडबैक मिलना चाहिए, तभी वो आगे कार्य करेगा। अगर एक भी चीज उसे हतोत्साहित करती है, उचित फीडबैक नहीं मिलता है कि आप मतलब हम यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो सामान्य और विशिष्ट दोनों बालक पढ़ रहे हैं। सामान्य बालक है तो वो तो अपना स्तर अपने आप ही बना लेता है, लेकिन जो विशिष्ट बालक है जो किसी भी तरह की विकलांगता से ग्रसित है या अक्षम है, तो उनके लिए ये चीज एक चुनौती का कार्य करती है। उन्हें सामान्य बालकों के साथ पढ़ना भी है, समान रूप से प्रतियोगिता में भाग लेना है, लेकिन प्रतियोगिता सामान्य बालक है वो तो फर्स्ट भी आ सकता है, वो अपना पूरी तरह से वो सक्षम है, तो वो अच्छा कार्य करेगा। लेकिन जो विशिष्ट बालक है उन्हें समय लगता है, लेकिन अगर उसे शिक्षक द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा, अभिभावक द्वारा या समाज द्वारा उचित फीडबैक नहीं मिलेगा तो वो आगे इस कार्य को करने के लिए मतलब कि वो उस कार्य को नहीं करेगा, या फिर उस कार्य को करेगा उसे लेकिन पूरे मनोयोग से नहीं करेगा। इसीलिए प्रश्न पोषण है वो भी सभी की तरफ से सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी प्रकार का उसको आगे बढ़ाने के लिए दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है संप्रेक्षण संबंधी कठिनाई। संप्रेक्षण संबंधी संप्रेक्षण संबंधी मतलब कि संप्रेक्षण में अपने भावनाओं विचारों का आदान प्रदान करना। अब जब सीखने के अंतर्गत इस संप्रेक्षण कार्य नहीं करता है, विचारों का आदान प्रदान, अध्यापक कक्षा में पढ़ा तो रहा है लेकिन बच्चों की मतलब कि बच्चों से वो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता है, तब तक बच्चे अपने विचारों भावनाओं को वहीं दबाकर बैठे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चा क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है, तो अध्यापक को पता नहीं चलता। तो समय समय पर उनको अगर संप्रेषण किया जाए, उनसे उसकी भावनाओं विचारों को स्वीकार किया जाए, और नहीं स्वीकार किया जा रहा है तो उसका कारण क्या है, इस तरह की चीजें की जाएगी तो बालक है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अधिगम और सहभागिता के अंतर्गत शिक्षक है बालकों से बातचीत नहीं करता है, उनको संप्रेषण का अवसर नहीं प्रदान करता है, तभी दिक्कतें आती है। अभिभावक है वो बच्चे की नहीं सुनते हैं, तब ऐसी दिक्कतें आती हैं। वो ऐसा होता है कि बालक है वो शिक्षक को बताता है, शिक्षक आगे बात रखता है, लेकिन प्रधानाचार्य है वो कभी उन्हें अवसर नहीं प्रदान करता है, तभी इन समस्याओं को देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श संबंधी। निर्देशन एवं परामर्श संबंधी अवरोधक। निर्देशन
और कहाँ पर उन्हें परामर्श देने की आवश्यकता है, तो अध्यापक है वो सही मार्गदर्शन के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। तो शिक्षक की बात अगर हम बात करें प्रधानाचार्य की, तो उसके उनके भी प्रशिक्षण के अंतर्गत इन चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, तब ये दिक्कतों को सामने आता है। और फिर बात करें हम अभिभावकों की, तो अभिभावक हैं वो बच्चे को मतलब कि वो ये चाहते हैं कि जो सामान्य बालक कर रहा है वही हमारा बालक करे, लेकिन कैसे करे, किस प्रकार उसको निर्देशित करना है, वो कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तभी समस्याएं देखने को मिलती है। और समाज के अंतर्गत तो इन चीज़ों की कमी हम देखते ही रहते हैं। तो निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत निर्देशन और परामर्श है वो भी इस कार्य में अवरोधक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है संवेगात्मक और स्थिरता संबंधी। संवेगात्मक अस्थिरता संबंधी अवरोध। संवेगात्मक अस्थिरता संबंधी अवरोध मतलब कि संवेग, जब अध्यापक है वो अपने संवेगों को अस्थिर रखता है, क्योंकि जब सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालक पढ़ते हैं तो अध्यापक को ज़्यादा मेहनत करनी होगी सभी प्रकार से। जो सिखाना है उसमें उसे भाई एक सामान्य बालकों को पढ़ाना तो आप एक तरह से पढ़ा लेंगे, लेकिन जब विशिष्ट बालकों की बात करें तो उसमें ज़्यादा प्रयास करना होता है या फिर परिश्रम अधिक लगता है। उनके लिए टेस्ट हैं, उनके लिए कार्ड बनाए जाते हैं, जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको विशिष्ट प्रकार के कार्डों द्वारा पढ़ाया जाता है। तो एक सामान्य बालक को मेहनत नहीं होती है, लेकिन विशिष्ट बालकों को मेहनत होती है। तो एक अध्यापक है ज़्यादा परिश्रम न करने के कारण, परिश्रम ज़्यादा पहले से नहीं किया होता है, अब उसे परिश्रम करना है तो वो अपने संवेगों को उसके संवेग अस्थिर हो जाते हैं। मतलब कि कभी कभी ज़्यादा क्रोध आ जाना, किसी कार्य को नहीं करना, किसी से मतलब कि संवेग के मतलब कि क्रोध आना, मतलब कि ये कहें कि वो हर तरह से अपने संवेगों पर काबू नहीं कर पाता है, तभी ऐसी स्थिति होती है। और इसके अलावा संवेग अस्थिर के अंतर्गत ये भी हो सकता है कि उन बालकों पे ज़्यादा दया भावना ये करना, तब भी वो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं या सही उसको ट्रीट नहीं कर पाता है एक अध्यापक। इसीलिए संवेगात्मक अस्थिरता के कारण भी अधिगम और सहभागिता के अंतर्गत अवरोध उत्पन्न होते हैं या वहाँ पर रुकावटें या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभिभावक है वो भी उन बच्चों को लाचार असहाय समझ लेते हैं और अपने संवेगों को काबू में नहीं रख पाते हैं, अस्थिर हो जाते संवेग। तो सहभागिता में मतलब कि सहभागिता मतलब कि साथ में लेकर कार्य करना, वो सोचते हैं बच्चा नहीं कर पाएगा, बच्चे को परेशानी होगी, तो ये उन्होंने अपने संवेग उनके संवेग काबू में नहीं रहे और उन बच्चों को उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया, तो ये समस्या होती है। सीखने की बात करें अधिगम की, तो वहाँ पर वो ये सोचते हैं कि बच्चे को परेशानी होगी तो वो सिखाना ही नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से संवेगात्मक अस्थिरता के कारण भी अधिगम और सहभागिता में कठिनाई उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है रुचिपूर्ण गतिविधियां संबंधी कठिनाई। रुचिपूर्ण गतिविधियों संबंधी रुचिपूर्ण गतिविधियों संबंधी कठिनाई मतलब कि रुचिपूर्ण कार्य। अब सभी कक्षा में जो बालक बैठे हैं, जो जितने बालक बैठे हैं, हम ये कह सकते हैं कि सभी की लगभग सभी बच्चों की रुचि अलग अलग होती है। अब शिक्षक उनकी रुचि के अनुसार गतिविधि बोलते हैं पाठ्यक्रम में कि बच्चों को रुचिपूर्ण पढ़ाया जाए, प्रभावपूर्ण पढ़ाया जाए। तो रुचि क्या, हर बच्चे की रुचि के अनुसार अगर वो गतिविधि आयोजित करे तो कक्षा में कितनी कितनी गतिविधियां वो आयोजित कर सकता है। तो ये समस्या उत्पन्न होती है। सिखाना तो है लेकिन उनकी रुचि को ध्यान में रखकर सिखाया जाए, तो सबकी रुचि अलग अलग है, तो एक अध्यापक के अंदर ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो किसकी रुचि का ध्यान रखे। सहभागिता, जब बच्चे की रुचि नहीं है तो उस इंक्लूड होगा नहीं, क्योंकि रुचि होगी तभी उस गतिविधि में भाग लेगा। अब यहाँ पर भी समस्या ये उत्पन्न होती है कि रुचिपूर्ण कार्य नहीं होने के कारण सहभागिता में अवरोध उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री संबंधी अवरोध। शिक्षण अधिगम सामग्री संबंधी अवरोध। शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब सीखने सिखाने की जो
तो इसमें ये दिक्कतें आती हैं। कुछ बालक है वो मतलब उनकी रुचि के अनुसार उनको समझाया जाए या सिखाया जाए तो वो समस्या उत्पन्न होती है। सामान्य बालक है जो प्रतिभाशाली के रूप में अगर हम बात करें, प्रतिभाशाली बालक है तो उसे सामान्य तरीके से आप समझाएंगे तो समझ जाएगा। और जो अगर हम बात करें सामान्य बालकों की तो उनके लिए कुछ अलग सा हम प्रस्तुत करें तो बच्चे समझेंगे। और फिर बात करें हम निम्न कैटेगरी या मंदबुद्धि बालक या पिछड़े बालक है, उनके लिए अध्यापक को अलग से तैयारी करके आना होता है, अलग से शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे कि वो समझे। उदाहरण के लिए अगर हम बोले कि कुछ बालक है वो अक्षरों का ज्ञान नहीं समझ पा रहे हैं तो एक अध्यापक है विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से उनके अंतर्गत चित्र दिखाकर उनको बच्चों को कलरफुल चीज़ों को दिखाकर फिर वो समझाता है। किसी को आंखों की प्रॉब्लम है तो उनके लिए अलग प्रकार के चित्रों को बनाकर सिखाएगा। तो अब जब वो सामान्य बालक तो सही से सीख रहा है लेकिन उनके लिए उसे अलग से मेहनत करनी पड़ रही है तो शिक्षण अधिगम सामग्री संबंधी भी अवरोधक होते हैं क्योंकि उन बालकों को उसी से सिखाना पड़ेगा तो अध्यापक को अलग से मेहनत करनी होगी। तो अगर वो उन चीज़ों का उपयोग नहीं करता है शिक्षण अधिगम सामग्री के तो अधिगम और सहभागिता के अंदर अवरोधक उत्पन्न होते हैं। लास्ट है समन्वय संबंधी। समन्वय संबंधी समन्वय संबंधी अवरोध। समन्वय संबंधी अवरोधक के अंतर्गत बालक हैं वो कक्षा में उन दूसरे बालकों के साथ समन्वय नहीं कर पाते हैं। अध्यापक है वो सामान्य विशिष्ट बालकों के बीच में समन्वय नहीं कर पाता है। अभिभावक है वो इन बच्चों के साथ उन बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं लेकिन वो भी समन्वित नहीं हो पाते। मतलब कि ये कहें कि अध्यापक है वो भी थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि अब मुझे क्या करना है। इन बालकों के लिए अलग से तैयारी, उन बालकों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, इन बालकों को अगर साथ में मैं कार्य करवाऊंगा, सहभागिता की बात है तो साथ में रह के वो किस प्रकार सीखेंगे। तो ये सारी समस्या उत्पन्न होती है। समन्वय के साथ में मिलकर कार्य करना और किसी भी बात के लिए समन्वय के कारण भी सहभागिता और अधिगम के अंतर्गत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वो है पृथक्करण। ये थे अधिगम और सहभागिता की कठिनाइयां। इन कारणों के कारण सहभागिता और अधिगम सिखाने और सहयोग लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पृथक्करण। पृथक्करण मतलब क्या होता है? अलग करना। अब एक अध्यापक है अपने संज्ञानात्मक बालकों का जो अधिगम का जो संज्ञानात्मक विकास है, जो सीख रहे हैं उनको ज्ञान में वृद्धि करने के लिए एक अध्यापक को किन किन चीजों को अलग करना होगा। क्योंकि विद्यालय है, विद्यालय में बहुत सारे नियम होते हैं। अब कुछ नियम होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही भारी पड़ते हैं। तो अध्यापक किन किन उन नियमों को किस प्रकार सरल बनाए या फिर बालकों के लिए उन नियमों को हटाकर फिर उन्हें सिखाए जिससे कि बालक है वो अच्छे तरीके से सीख सके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम, संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर को सर्वोत्तम बनाने के लिए कुछ तथ्यों एवं घटनाओं का बहिष्कार करने का प्रयास किया जाता है। जिसके लिए शिक्षक द्वारा
सहयोग किया। संजय ने पृथक्करण मतलब किसी चीज को अलग करना। संज्ञानात्मक विकास और अधिगम स्तर को सर्वोत्तम बनाने के लिए, मतलब कि जो ज्ञान बालकों के अंदर जो ज्ञान विकसित किया जा रहा है और जो सिखाने का स्तर है उसको अच्छा बनाने के लिए, ठीक है ना। अब जो ज्ञान दिया जा रहा है और जो तरीका है वो भी कैसा हो, अच्छा हो, उसके लिए तथ्यों और घटनाओं का बहिष्कार करने का प्रयास किया जाता है। मतलब कि शिक्षक को अपने अनुसार ही, क्योंकि सिखाना किसे, शिक्षक को सिखाना है, तो शिक्षक कुछ ऐसे तथ्यों और घटनाओं को अलग हटाते हुए, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ नियम होते हैं। अब अगर हम सामान्य और विशिष्ट बालकों के लिए एक ही प्रकार के नियमों लागू नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें कक्षा में लिखने की बात है, बोर्ड पे अध्यापक ने लिखा, ठीक है, और कहीं पर अध्यापक है बोर्ड पर लिखवा रहा है, तो बच्चों को किसी बालक के यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, तो विशिष्ट बालकों के अलग अलग प्रकार की विकलांगता रहती है, तो उन बालकों के लिए विशेष छूट दी जा सकती है। कक्षा में एक अध्यापक उन नियमों को जो नियम उन बच्चों के लिए समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, उन नियमों को हटाकर बच्चों को सिखा सकता है। तो इस प्रकार के तथ्यों और घटनाओं, मतलब कि घटना से क्या मतलब लेंगे कि जो कार्य करने से उपरोक्त समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो उस कार्य को करना ही नहीं है। हम शिक्षक है वो अपने अनुभव के अनुसार उन घटनाओं को होने ही नहीं दे, यानी कि उसका बहिष्कार करने का प्रयास किया जाता है और शिक्षक उसमें पूरा सहयोग देते हैं। मतलब कि पृथक्करण करना मतलब अलग करने के लिए विशिष्ट बालकों को अलग करने से नहीं है, यहाँ पर पृथक्करण उन कुछ तथ्यों और घटनाओं को अलग करने से, उनको हटाने से है जो कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अवरोधन का कार्य कर रहे हैं या फिर सामान्य और विशिष्ट बालकों की शिक्षा को जो बाधित कर रहे हैं। ऐसे तथ्यों और घटनाओं को शिक्षक स्वयं के अनुभव के आधार पर पृथक कर दे, ठीक है। तो ये बात है, इसके पृथक्करण किसके साथ किया जाए, तो पहला है नियंत्रण का पृथक्करण। नियंत्रण का पृथक्करण, देखिए नियंत्रण मतलब बच्चों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, कि बच्चों के लिए भी नियम बनाए जाते हैं कि उनको किस प्रकार कंट्रोल किया जाए। हर प्रकार के नियम होते हैं। प्रार्थना में आपको किस प्रकार खड़े रहना है, तो विशिष्ट बालक है तो वहाँ पर प्रार्थना में वो खड़े नहीं रह सकते, तो उनके लिए शिक्षक स्वयं कह सकता है कि आप प्रार्थना सभा के अंतर्गत इंक्लूड ना हो या फिर हो तो आप इस समय कक्षा में जाकर बैठ सकते हैं। इस प्रकार की उनको इन चीज़ों को स्वीकार करके वो एक्सेप्ट करके या फिर उन तथ्यों को हटाकर जो कि नियम बनाए गए हैं, नियम में कुछ लचीलापन लाया। क्या है लचीलापन, जो विशिष्ट बालक है वो प्रार्थना सभा में खड़े नहीं हो सकते हैं ज़्यादा समय के लिए, या फिर उन्हें समस्या उत्पन्न हो रही है, बार बार कक्षा ऊपर है, एक बार वो चले गए फिर से आए प्रार्थना करें फिर से हो जाएंगे, तो इस प्रकार की ढिलाई वो दे सकते हैं बालकों के लिए, ठीक है। तो नियंत्रण का कार्य जो है उसे पृथक करके किसी भी प्रकार का नियंत्रण न किया जाए बालकों के अंतर्गत। बालक है, विद्यार्थी है, वो आत्मनियंत्रित रहे। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत बालक आत्मनियंत्रित हो, ऐसा अध्यापक कर सकता है। तो नियंत्रण को हटाकर एक अध्यापक ये करते कि प्रधानाचार्य है वो अपने विद्यालय के लिए विद्यालय कार्य जो सुचारू रूप से चले, इसीलिए प्रशासन के अंतर्गत कुछ नियम बनाते हैं और उन नियमों को लिखा जाता है और उन नियमों का पालन भी किया जाता है। लेकिन अध्यापक को इस प्रकार की छूट दी जाती है कि वो कुछ समस्याएं जैसे आ रही है तो उसके लिए वो इन नियंत्रणों को अलग कर सकता है, हटा सकता है। दूसरा है तनाव का पृथक्करण। तनाव का पृथक्करण, अब अध्यापक है वो तनाव का पृथक्करण किस प्रकार कर सकता है, तो बालक है वो किस कारण तनाव से ग्रसित है, उसे किन चीजों से तनाव की स्थिति में स्ट्रेस ले रहा है बालक। और आजकल तो बहुत सारे टेस्ट हैं जिनके माध्यम से एक अध्यापक है वो टेस्ट करने के बाद बच्चे की एक्चुअल स्थिति देख सकता है कि बच्चे का तनाव का स्तर क्या है। तो अध्यापक है उस टेस्ट के माध्यम से उस तनाव को दूर कर सकता है, अलग कर सकता है। कक्षा में कुछ ऐसी गतिविधियों को आयोजित कर सकता है जिससे कि बालकों का तनाव अलग हट जाए। बालक है किससे उसे भय है, उन चीजों को अध्यापक है वो सरल रूप से
पृथक्करण, कठिन अधिगम गतिविधियों का मतलब सिखाने के जो कठिन मेथड्स हैं या फिर कठिन एक्टिविटीज है उनको अलग करके अध्यापक है अपने अनुसार सिखाना उसे मेथड से ही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजों को अलग कर दे जिससे कि बालकों में समस्या उत्पन्न हो रही है, वो सीख नहीं पा रहे हैं। तो अध्यापक है वो अपने अनुसार उन गतिविधियों को अलग करते हुए उन बालकों को सिखा सकता है। तो ये थे पृथक्करण के जो पृथक्करण के कारण है उनके बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। आप अपना गृह कार्य प्रश्न लिखें। अधिगम